हेलो दोस्तों, आज मैं आपके सामने नया टॉपिक लेकर आया हूं और जिसका शीर्षक है पीजांट रिवोल्ट इन 19th एंड 20th सेंचुरी। 19वीं शताब्दी और 20वीं शताब्दी में हिंदुस्तान में किसानों के द्वारा जो विद्रोह किए गए, हालांकि ये विद्रोहों की संख्या सैकड़ों है, हजारों हैं, जिसमें कि इतने विद्रोहों के बारे में हम बता नहीं सकते अभी 50 मिनट के क्लास में, लेकिन जो मुख्य जो विद्रोह है उसके बारे में हम अभी आपको बताएंगे। तो ये जो विद्रोह है 1857 के बाद का और 1857 के पहले का, इसको हम दो भाग में विभाजित किए हैं। अब सबसे पहले हमें देखना होगा कि विद्रोह क्यों हुआ, आखिर किसान इतना विद्रोह करने के लिए क्यों तत्पर हुए। और जैसा कि दोस्तों आप जानते हैं कि हिंदुस्तान में अंग्रेज़ों के हुकूमत आने के बाद लगातार विद्रोह होते रहे हैं। इसके बारे में हम पहले भी एक वीडियो बना चुके हैं, आप ज़रूर देखिए उसको। 1857 के रिवोल्ट जो हुआ था उसके पहले बहुत सारे रिवोल्ट हुए थे, और चूंकि 1857 के क्रांति या रिवोल्ट बहुत व्यापक पैमाने पर हुआ था, बाकी जो रिवोल्ट हुए थे वो लोकलाइज था। उसी तरह से किसानों ने भी अंग्रेज सरकार, पहले ईस्ट इंडिया कंपनी और उसके बाद में ब्रिटिश सरकार के खिलाफ जबरदस्त संघर्ष किया। तो आइए चलते हैं कि पहले रीजन क्या था, उनके इस प्रकार के जो विद्रोह हुए उसके पीछे लॉजिक क्या था, कारण क्या था। तो सबसे पहला कारण, जैसे मैंने आपको पहले के वीडियो में बताया था कि अंग्रेजों ने 1757 में पलासी के युद्ध में उनकी जीत होने के बाद में ईस्ट इंडिया कंपनी एक टेरिटोरियल कंपनी हो गई, और उसने यहाँ पर बंगाल प्रांत में, जो उस समय में बिहार, बंगाल, उड़ीसा और आज का जो बांग्लादेश है जिसको ईस्ट बंगाल बोला जाता था, जो असम, ये इतना बड़ा प्रांत था बंगाल प्रांत, जिसमें कि इतने एरिया आते थे। तो यहां पर उन्होंने 1793 ईस्वी में तो अस्थाई बंदोबस्त किया। उसके पहले 1757 से लेकर के 1765 तक उन्होंने पूरी तरह से लूट खसोट मचाया, जिसको कि द्वैध शासन कहते हैं, जिसमें कि निजामत का भी अधिकार उन्होंने ले लिया, मतलब पुलिस और प्रशासन और जुडिशरी का काम, और दीवानी का काम उन्होंने भी प्राप्त कर लिया। लेकिन उन्होंने अपने पास में कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं रखा, कोई जवाबदेही नहीं थी। उनके इंडियन एजेंट्स थे, जैसे कि निजामत के लिए उन्होंने रेजा खान को नायब सूबेदार बनाया था, और राजा सिताब राय को उन्होंने बिहार और उड़ीसा का सूबा दीवानी वसूलने के लिए दिया था। और दीवानी का कार्य भी रेजा खान को बंगाल प्रांत में रेवेन्यू कलेक्शन के लिए दिया गया था। तो इस तरह से लॉर्ड क्लाइव ने द्वैध प्रशासन की व्यवस्था किया, डायआर्की, जिसमें कि रिस्पॉन्सिबिलिटी हिंदुस्तानी पर था और सारे पावर अंग्रेजों के पास थे। और इसके अलावा उन्होंने लूट खसोट मचा रखा, और 1757 से लेकर 1765 तक ये पीरियड बंगाल के इतिहास में एक काला अध्याय है। उसके बाद में 1765 से लेकर के 1772 तक ये द्वैध प्रशासन चला, जो लॉर्ड क्लाइव ने इंट्रोड्यूस किया था, और इसने बंगाल की आर्थिक व्यवस्था को तोड़ के रख दिया। जो बंगाल प्रांत मुगल साम्राज्य के समय में सबसे ज़्यादा रेवेन्यू अर्निंग या टैक्स देने वाला प्रांत था, वो जमींदोज हो गया। और इसी के कारण पहला जो क्रांति हुआ वो था सन्यासी रिवोल्ट।
जो 1770 से लेकर 1782 तक चला। और ये सन्यासी विद्रोह पूर्वी बंगाल में शुरू हुआ था और इसका मकसद ये था अंग्रेजों को यहां से भगाना। जो जमींदार किसानों पर अत्याचार करते थे, परेशान करते थे, अधिक लगान वसूली करते थे, उनको जमीन से बेदखल कर देते थे। क्योंकि आपको दोस्तों मालूम होगा कि शुरू में अंग्रेजों ने इजारेदारी सिस्टम शुरू किया था। इसका मतलब क्या हुआ? जैसे कि मैंने पहले की वीडियो में बताया था कि इजारेदारी सिस्टम में जो सबसे ज़्यादा लैंड रिवेन्यू देगा और नीलामी बोलेगा, उसको ईस्ट इंडिया कंपनी की सरकार उसको लैंड रिवेन्यू वसूलने का पावर दे देता था। और इस कारण से जो रेवेन्यू फार्मर थे, जो बाद में धीरे धीरे जमींदार बन गए, उन्होंने किसानों पर कहर बरपा दिया। तो किसानों ने, जिसको कि सन्यासी रिवोल्ट कहते हैं, उन्होंने जमींदारों के खिलाफ में कड़ा संघर्ष किया और ये विद्रोह करीब 12 साल तक चलता रहा। और बाद में इसको अंग्रेजों ने बहुत सख्ती से दबा दिया। इसके बाद में जो दूसरा जो रिवोल्ट शुरू हुआ वो हुआ नरकल बेरिया। 1782 से लेकर 1831 तक ये चला। ये भी जो टीटू मीर के नेतृत्व में ये बंगाल प्रांत में ही शुरू हुआ था। और जिसका मकसद ये था कि जिस तरह से अंग्रेज और उसके पिट्ठू जमींदार किसानों से ज़्यादा लगान वसूलते थे, उनको समय पर अगर लगान किसान द्वारा नहीं दिया जाता था तो उनके ज़मीन को बेदखल कर दिया जाता था। किसान मनी लेंडर माने सूदखोरों के चंगुल में फंस जाता था और बाद में किसानों के द्वारा लोन चुकता नहीं करने पर उनका जो मॉर्गेज लैंड था उसको वो मनी लेंडर अपने में माने उसका जमीन हड़प लेता था। तो इससे व्यथित होकर के नारकल बेरिया का विद्रोह हुआ जो 1782 से लेकर 1831 तक चला। इसके बाद में पागलपंथी एक ग्रुप जो मेमन सिंह डिस्ट्रिक्ट में, जो आजकल ईस्ट बंगाल में है, जिसको बांग्लादेश बोलते हैं, और यहाँ पर करमशाह और उसके पुत्र टीपू, इसके द्वारा आंदोलन चलाए गए। और इसका भी मकसद वही था। खास करके आपको मालूम होना चाहिए कि ईस्ट बंगाल में, मैंने पूर्वी बंगाल में जो एग्रेरियन स्ट्रक्चर था वो ये था कि हिंदू जमींदार थे और मुसलमान रैयत थे। ये जो एग्रेरियन स्ट्रक्चर था वो कभी कभी कॉम्युनल ओवरटोन इसमें हो जाता, सांप्रदायिकता का रंग लेता था ये आंदोलन। क्योंकि जो उस समय के जो किसान थे वो कॉलोनियल स्ट्रक्चर को नहीं समझ पा रहे थे। जो हिंदुस्तान में ईस्ट इंडिया कंपनी ने जो उपनिवेशवाद शुरू किया था, जिसमें कि उनके जो दलाल थे वो जमींदार, मनी लेंडर और कॉन्ट्रैक्टर, ये सारे जो लोग उनके एजेंट थे, जो उनको साम्राज्यवादी हित को मदद कर रहे थे। तो किसान ये बात समझ नहीं पा रहा था कि जो उसका टारगेट है वो क्या है, ईस्ट इंडिया कंपनी है या जमींदार है। तो उनको लगता था कि चूंकि नियरेस्ट टारगेट उनका था सूदखोर मनी लेंडर और जमींदार, हिंदू जमींदार और कॉन्ट्रैक्टर, तो गुस्सा जो उनका निकलता था वो इन लोकल एजेंटों के खिलाफ निकलता था। और चूंकि एग्रेरियन रिलेशन जो बंगाल में, खास करके पूर्वी बंगाल में इस तरह का था कि अधिकांश जो जमींदार थे वो हिंदू थे और जो टेनेंट्स थे, जो किसान थे या शेयर क्रॉपर थे, जो बटाईदार थे, वो मुसलमान थे। तो जिसके कारण से कभी कभी ये स्थिति उत्पन्न होती थी कि जो किसानों का आंदोलन उस पीरियड में सांप्रदायिकता का रंग ले लेता था। इसके बाद में दोस्तों फैराजी मूवमेंट शुरू हुआ। ये पीरियड 1838 से लेकर के 1857 तक चला और ये दादू मियाँ के नेतृत्व में चला। इसकी स्थापना शरीयतुल्लाह, हाजी शरीयतुल्लाह ने
ईस्ट बंगाल में, पूर्वी बंगाल में किया था। और इसका जो पीरियड है वो 1838 से लेकर 1857 तक का पीरियड है। बाद में ये आंदोलन बहावी आंदोलन के साथ में जुड़ गया। और बेसिकली जब आपने देखा होगा कि जब ये बंगाल का जो पार्टीशन हुआ 1905 में, इनमें फैराजी ने इसका समर्थन किया। तो फैराजियों ने मुख्य रूप से जो पूर्वी बंगाल का जो कृषि संरचना था, जो सामाजिक संरचना था, सामाजिक संबंध था, उसमें उन्होंने जमींदारों के साथ तो और अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ तो विद्रोह किया ही, साथ साथ उन्होंने एक कम्युनल रंग, सांप्रदायिक रंग भी लेना चालू किया। और जो आप देखते हैं कि जैसे कि बंगाल का विभाजन 1905 में हुआ, उसमें फैराजियों ने कहा कि नहीं ये सही काम किया अंग्रेजों ने, और इससे हमें हिंदुस्तान में एक ऐसा स्टेट मिलेगा जहां पर कि मुसलमान बहुसंख्यक होगा। इसको भी अंग्रेजों ने, फैराजी मूवमेंट को बहुत सख्ती से दबाया। और इसके बाद में मोपला रिवेलियन, यहाँ भी 1836 से लेकर 1854 तक ये मोपला रिवेलियन या विद्रोह चला। यहाँ पर ये जो मोपला जो है ना, मुसलमान ऐसे जो मालाबार तट पर रहने वाले मुसलमान को मोपला कहते हैं, और ये अधिकांश किसान होते हैं। लेकिन त्रासदी वहाँ भी यही था कि अधिकांश जो जमींदार थे, जो केरल में पड़ता है, वो हिंदू थे। तो मोपला रिवेलियन भी 1836 से 1854 तक चला। और इसने भी, चूंकि एग्रेरियन रिलेशन इस तरह का था कि अधिकांश जमींदार हिंदू थे और अधिकांश टेनेंट्स या फार्मर या किसान मुस्लिम थे। तो यहाँ भी कॉमनल रंग, इस विद्रोह का भी कॉमनल रंग मतलब सांप्रदायिक रंग ले लेता था। यह विद्रोह दोबारा फिर 1920 में शुरू हुआ, उसके बारे में हम बाद में बताएंगे। मोपला रिवेलियन को अंग्रेजी हुकूमत ने सख्ती से दबाया। इसके बाद एक पैका रिवेलियन हुआ था 1817 में उड़ीसा में। आप दोस्तों जानते हैं कि पैका जो होता है वो उड़ीसा में वो फुट सोल्जर होता था, मिलिशिया क्लास कहते हैं, और अधिकतर लोग इसमें किसान ही होते थे। इनको सैलरी के बदले में लैंड फ्री, मैंने रेवेन्यू फ्री लैंड मिलता था। लेकिन जब 1803 में अंग्रेजों ने उड़ीसा प्रांत को अपने में शामिल कर लिया, तो उसके बाद में ये सारे जो फुट सोल्जर्स थे, जो पैका थे, वो बेरोजगार हो गए, और जो उनको सैलरी के बदले में रेवेन्यू फ्री लैंड मिलता था वो भी समाप्त हो गया। तो इसके कारण से इन्होंने भी 1817 में विद्रोह किया। हालांकि अंग्रेजों ने इसको दबा दिया। इसमें देखने वाली बात है कि अधिकांश जो पैका थे, मतलब फुट सोल्जर थे, वो किसान कम्युनिटी से आते थे। इसके बाद में हम चलते हैं पीजांट रिवोल्ट, पीजांट्स रोल इन 1857 रिवोल्ट। जैसा कि आप दोस्तों जानते हैं कि 1857 का जो क्रांति हुआ था, उसमें किसानों ने भी बढ़ चढ़ करके हिस्सा लिया, और खास करके अवध के किसानों ने बहुत बढ़ चढ़ करके हिस्सा लिया था। और वो जमींदारों से, जो तालुकदार वहां पर बोलते थे, उनके साथ कंधे से कंधे मिलाकर अंग्रेजी हुकूमत का सामना किया था। इसका परिणाम क्या हुआ? परिणाम यह हुआ कि 1857 के बाद अंग्रेजों ने देखा कि किसान हमारे पक्ष में नहीं है और जमींदार हमारे पिट्ठू हैं। तो 1857 के पहले, मतलब अवध के संविलियन या एनेक्सेशन के पीरियड में, जो जमीन अंग्रेजी हुकूमत ने तालुकदार और नवाब से जमीन प्राप्त किया था या उनको छीन लिया था और किसानों में बांट दिया था, वो सारे जमीन पुनः तालुकदार को वापस कर दिए, मतलब जमींदार को वापस कर दिए। और उन किसानों ने
बाद के वर्षों में हम देखेंगे कि बाद के वर्षों में उन्होंने विद्रोह किया। तो 1857 की क्रांति के बाद किसानों की हालत बहुत ज़्यादा दयनीय हो गई। अधिकांश किसान परेशान हो गए। उन्हें जो ज़मीन अंग्रेजी हुकूमत ने दिया था वो सारे वापस ताल्लुकदार को मिल गए और ताल्लुकदार ने उन पर विभिन्न प्रकार के टैक्स, रेंट और बेगारी या भिस्ती, इसको कि फ्री लेबर कहते हैं, यह थोपना शुरू किया। इसके बाद 1857 की क्रांति के बाद में सबसे पहला जो इम्पॉर्टेंट जो क्रांति या रिवोल्ट हुआ वो था इंडिगो रिवोल्ट। और ये रिवोल्ट दिगंबर विश्वास के नेतृत्व में 1859 से लेकर 1860 तक चला। एक्चुअली में बंगाल में जो अंग्रेजी जो प्लांटर्स थे उन्होंने किसानों को मजबूर कर दिया था कि तुम अपने ज़मीन में से कुछ हिस्से में इंडिगो माने नील का उत्पादन करो, और इसके लिए वो उनको लोन ग्रांट करते थे और बाद में उन पर वो कॉन्ट्रैक्ट पर साइन कराते थे। और इस तरह से उल्टा सीधा कॉन्ट्रैक्ट पर, एग्रीमेंट पर साइन कराने के बाद में उनसे वो भारी कीमत वसूलते थे और जिससे किसान बहुत परेशान हो गए। तो किसान चाहता था कि वो चावल का उत्पादन करे, लेकिन अंग्रेज प्लांटर्स जो थे वो विदेश में इंडिगो को निर्यात करने के लिए यहाँ पर नील की खेती करते थे। तो इस तरह से बाद में जब किसानों का विद्रोह अपने चरम पर पहुंचा तो सरकार ने, और ये खास करके नादिया डिस्ट्रिक्ट में यह आंदोलन बहुत तीव्र हो गया था, तो बाद में सरकार ने एक कमीशन नियुक्त किया और उन्होंने कहा कि नहीं, कोई भी अंग्रेजी प्लांटर्स किसान को उनके ज़मीन से बेदखल या इविक्ट नहीं कर सकता है। और फिर यह आंदोलन शांत हो गया। दूसरा जो विद्रोह हुआ था वो था पवना। पवना जो है पूर्वी बंगाल में एक जिला था और यहाँ पर यूसुफ शाही परगना में किसानों का बहुत ज़बरदस्त आंदोलन हुआ और यह आंदोलन पूरे बंगाल प्रांत में धीरे धीरे फैल गया। जो मेन जो मकसद था इस आंदोलन का वो ये था कि किसान जिस तरह से जोर ज़बरदस्ती कर रहे थे, किसानों के साथ जो जोर ज़बरदस्ती किया जा रहा था, किसानों के साथ जिस तरह से जोर ज़बरदस्ती किया जा रहा था और उनको ज़मीन से बेदखल किया जा रहा था, उन पर भारी लगान वसूले जा रहे थे, मनी लंडर के द्वारा या सूदखोरों के द्वारा गांव देहातों में जबरन ज़मीन कब्जे किए जा रहे थे। इससे खौफ खा करके पवना के किसानों ने ज़बरदस्त आंदोलन चलाया और इसके कारण से ये जो आंदोलन चला वो 1870 से लेकर 1885 तक चला। और बाद में गवर्नमेंट ऑफ मैंने ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल टेनेंसी एक्ट 1885 पास करना पड़ा और जिसके तहत में उन्होंने एश्योर किया कि किसी भी किसान को उसके ज़मीन से बेदखल नहीं किया जाएगा। इसके बाद एक दक्कन में, खास करके महाराष्ट्र में, कर्नाटक में 1874 में बहुत ज़बरदस्त विद्रोह हुआ किसानों के द्वारा। और किसानों ने जैसा कि आप जानते हैं कि उस इलाके में अंग्रेज़ों ने रैयतवारी सिस्टम शुरू किया था और रैयतवारी सिस्टम में किसान ज़मीन के मालिक तो ज़रूर हो गए थे, लेकिन उनका जो टैक्स जो था, माने रेंट जो था, वो 50% से ज़्यादा उन्होंने अंग्रेज ने लगान वसूल कर लिया। और ख़ास करके जब अकाल पड़ता था उस परिस्थिति में किसान वो रेंट देने की स्थिति में नहीं होते थे, तो फिर किसान क्या करते थे, मनी लेंडर के पास जाते थे। और ये मनी लेंडर अधिकांश गुजराती और मारवाड़ी होते थे। और जब किसान वो ज़मीन लगान नहीं दे पाते थे या समय पर वो लोन चुकता नहीं कर पाते थे, तो जो मॉर्गेज लैंड होता था उसको वो अपने कब्जे में ले लेते थे। इससे भारी असंतोष उत्पन्न हुआ और किसान दक्कन के किसानों ने, खास करके महाराष्ट्र और कर्नाटक के किसानों ने उनका सोशल बाइकाट करना शुरू कर दिया। सामाजिक बहिष्कार, नाई, मोची, धोबी कोई भी उनके पास नहीं जाएगा, अगर जाएगा तो उनको भी सामाजिक बहिष्कार कर दिया गया था।
तो इस कारण से जो सरकार को मजबूर होना पड़ा और उसने डेक्कन एग्रीकल्चरिस्ट रिलीफ एक्ट 1879 में पास किया और इसके बाद में यह आंदोलन समाप्त हो गया। इसके बाद में यूनाइटेड प्रोविंस किसान सभा 1918 में स्थापित किया गया। 1920 में अवध किसान सभा की स्थापना हुई और इनने जबरदस्त आंदोलन बाबा रामचंद्र देव के अध्यक्षता में शुरू किया। खुद जवाहरलाल नेहरू को बुलाया गया, जो किसानों की समस्या से उन्हें रूबरू कराया गया और इन किसानों ने पूरे अवध प्रांत में जगह जगह उन्होंने नो रेंट नो रेवेन्यू का आंदोलन चलाया और इस तरह आंदोलन से सरकार चौकन्नी हो गई और उसने अवध रेंट एक्ट पास किया। जैसा कि आप दोस्तों जानते हैं कि अवध और आगरा के इलाके में अंग्रेजों ने महलवारी सिस्टम लागू किया था रेवेन्यू सेटलमेंट के मामले में और इसमें सबसे बड़ी बात यह थी कि अंग्रेज 60% तक रेवेन्यू वसूल करते थे किसानों से और इस तरह से किसानों की कमर टूट गई थी। अवध के किसान बहुत परेशान हो गए थे और जमींदार जो वहाँ पर तालुकदार बोला जाता था, वो भी उनके साथ में बहुत बुरा बर्ताव करता था। उनके साथ में उन्हें फ्री लेबर करने के लिए, माने जिसको भिस्ती कहा जाता है, मुफ्त में काम करने के लिए उनको बेगारी, जिसको हिंदी में बोला जाता है, बेगारी करने के लिए मजबूर किया जाता था। इससे किसान बहुत ज़्यादा आहत हुए और उनके ज़मीन भी धीरे धीरे सूदखोरों के पास पहुंच गए और बहुत सारे किसान टेनेंट्स एट विल हो गए, शेयर क्रॉपर हो गए, माने बटाईदार हो गए। उन्हें कभी भी उनके ज़मीन से बेदखल किया जा सकता था। तो ऐसी परिस्थिति में जो 1920 में जो अवध किसान सभा का गठन हुआ और उसके पहले 1918 में संयुक्त प्रांत किसान सभा का जो गठन हुआ, इन्हें जोरदार आंदोलन चलाया और इसके कारण से अवध रेंट एक्ट पास करना पड़ा अंग्रेज सरकार को। इसके बाद में यूपी में ही एका मूवमेंट शुरू किया गया और ये 1921 में 1921 में शुरू हुआ। इसका जो मुख्य क्षेत्र था वो हरदोई, बरेच और सीतापुर क्षेत्र था। यहाँ के किसानों ने मदारी पासी के नेतृत्व में और लोक क्लासेस जो निम्न वर्गीय जो जनता थी, उनके नेतृत्व में एक पीपुल्स मूवमेंट शुरू किया, आम जनता का मूवमेंट। और जैसे कि इस शब्द का ही माने एका मूवमेंट, माने सब लोग मिल करके एक यूनिटी, एक एकता के साथ में काम करें। और इसका जो बेसिक पर्पस था वो ये था कि जो टैक्स गवर्नमेंट के द्वारा फिक्स किए गए हैं उतना ही टैक्स उन्हें देना है, उससे ज़्यादा नहीं देना है। जो ग्राम पंचायत है वहाँ पर सारे विवादों को हल करना है और कोशिश ये करना है कि आपस में सुलह मशविरा करके मामले को निपटाया जाए। आपसी बैरभाव को खत्म करना है, क्योंकि उन्हें समझ में आ गया था कि अंग्रेज सरकार और इधर तालुकदार दोनों उनके जान के दुश्मन हैं। तो अगर उनमें फूट पड़ेगी तो फिर इसका फायदा तालुकदार उठाएंगे, अंग्रेज सरकार उठाएंगे। और जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट था कि जो कानून के माध्यम से फंड इकट्ठा करके और केस लड़ा जाए और अगर कहीं किसी तालुकदार ने किसी प्रकार का कोई अन्याय किया है तो इस एका मूवमेंट भी बाद में इस पर जबरदस्त प्रहार अंग्रेजों ने किया, वहाँ के तालुकदार ने किया और 1921 में ये आंदोलन समाप्त हो गया। इसके बाद दोस्तों जो सबसे इम्पोर्टेंट जो विद्रोह हुआ वो था मोपला का। ये विद्रोह 1920 में हुआ और इन्हें जो मोपला विद्रोह जो मैंने पहले कहा था वही मोपला विद्रोह बाद में मपिला रिवोल्ट 1920 में शुरू हुआ
और यहाँ के किसानों ने, रियतों ने जमींदारों के खिलाफ में, हिंदू जागीरदारों और जमींदारों के खिलाफ में जबरदस्त संघर्ष मचाया, क्योंकि उनके जमीन कब्जे किए जा रहे थे, वो सूदखोरों के जबरदस्त चंगुल में फंस गए थे। और चूंकि जिस तरह से बंगाल में, जो ईस्ट बंगाल में जो लैंड रिलेशन था, उसमें अधिकांश हिंदू जमींदार थे और अधिकांश मुस्लिम किसान थे या टेनेंट्स थे, उसी तरह से मालाबार कोस्ट में अधिकांश मुसलमान रैयत थे, किसान थे, और जो अधिकांश जमींदार हिंदू थे। और इसी कारण से शुरू में ये आंदोलन जो गांधी जी ने शुरू किया था 1920 में, खिलाफत आंदोलन, और उसके बाद में नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, यह आंदोलन उसमें शामिल हो गया। जो मापिला रिवोल्ट है, उसको हिंदुस्तान के राष्ट्रवादी नेताओं ने पूरी तरह से समर्थन दिया। लेकिन दुख की बात है कि बाद में 1921 में आते आते यह आंदोलन सांप्रदायिक हो गया, और जिसके कारण से बहुत सारे नेता, जब चूंकि कांग्रेस के बहुत सारे नेता जब जेल चले गए, तो उसके बाद में यह आंदोलन बिखर गया। और चूंकि सांप्रदायिक हो गया, तो इसीलिए राष्ट्रवादी नेताओं ने भी इससे किनारा कसी कर लिया। तो धीरे धीरे आंदोलन खत्म हो गया और इसे सख्ती से अंग्रेजी सरकार ने उसे दबा दिया। इसके बाद में 1928 में बारदोली सत्याग्रह सरदार वल्लभ भाई पटेल के नेतृत्व में शुरू हुआ। गांधी जी ने इस आंदोलन को जबरदस्त समर्थन दिया, और चूंकि ये बारदोली जो क्षेत्र पड़ता है वो सूरत डिस्ट्रिक्ट का एक तालुका है गुजरात में, और यहाँ पर अंग्रेजों ने 30% टैक्स में 30% की वृद्धि कर दिया था, और इसी के खिलाफ में बारदोली सत्याग्रह शुरू किया गया था वल्लभ भाई पटेल के द्वारा, जो बाद में भारत के गृह मंत्री और उप प्रधानमंत्री बने। और इस बारदोली सत्याग्रह में जगह जगह पिकेट्स लगाए, नो रेंट टू द गवर्नमेंट का अभियान शुरू किया गया। तो जिसका परिणाम यह हुआ कि बाद में गवर्नमेंट को एक कमीशन नियुक्त करना पड़ा, एक फैक्ट फाइंडिंग कमीशन नियुक्त करना पड़ा, और फिर गवर्नमेंट ने 30% ना कर करके 6% मात्र टैक्स बढ़ाया। और इस तरह से इस बारदोली सत्याग्रह के द्वारा वल्लभ भाई, और यहीं पर महिलाओं के द्वारा उन्हें सरदार की उपाधि भी दी गई थी, तो उनकी जो लीडरशिप है वो पूरे गुजरात में स्थापित हो गई, और ये आंदोलन बहुत सक्सेसफुल रहा। इसके बाद में 1936 में ऑल इंडिया किसान सभा का गठन लखनऊ में किया गया, और इसमें स्वामी सहजानंद सरस्वती इसके मुख्य थे। और इस ऑल इंडिया किसान सभा ने यूपी और बिहार में जबरदस्त अभियान चलाया और किसानों को प्रेरित किया कि वो जमींदारों को टैक्स नहीं दे, नो टैक्स। और जमींदारों को भी उन्होंने कहा कि आप गवर्नमेंट को रेवेन्यू नहीं दें। हालांकि जमींदार उनकी बात को नहीं माना, लेकिन किसानों पर इसका जबरदस्त असर पड़ा। इसके पहले 1930 में जब गांधी जी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू किया था, तो वहां भी किसानों ने बढ़ चढ़ करके हिस्सा लिया था, और उन्होंने नो रेंट टू द गवर्नमेंट का नारा बुलंद किया था, और इसकी अगुवाई तत्कालीन कांग्रेस प्रेसिडेंट जवाहरलाल नेहरू ने किया था। और यह आंदोलन जोर शोर से चला। बाद में ऑल इंडिया किसान सभा का गठन 1936 में होने के बाद में यूपी और बिहार में इनके सैकड़ों ब्रांचेस खुले, बहुत सारे किसान उसके मेंबर हुए, और बाद में यही किसान कांग्रेस के स्वतंत्रता आंदोलन में, उनके अभियान में भी शामिल हुए। तो इस तरह से इनका बहुत जबरदस्त प्रभाव किसान आंदोलन में रहा।
और खास करके स्वामी सहजानंद सरस्वती का। इसके बाद में जैसा कि मैंने बताया कि यह किसान आंदोलन 1930 के बाद में केरल, बिहार, एमपी, मैंने आंध्र प्रदेश और पंजाब में फैल गया और जगह जगह किसान सभा संस्था का निर्माण हुआ। किसानों ने आंदोलन किया और वो राष्ट्रवादी तत्वों को समर्थक रहे और राष्ट्रवादी नेताओं ने भी उन्हें बढ़ चढ़ करके अपना नैतिक समर्थन दिया और जिसके कारण से एक मास मोबिलाइजेशन हो पाया। इसके बाद में 1946 में एक तेभागा आंदोलन बंगाल में शुरू हुआ। जैसा कि इसके शब्द से मालूम पड़ता है, तेभागा मतलब 2/3। अब इस आंदोलन की जो विशेषता थी, जैसे कि आप जानते हैं कि जब जमीन बटाई पर दिया जाता है तो उसमें जो लैंड ऑनर होता है उसको आधा दिया जाता है और जो जमीन जोतता है उसको आधा दिया जाता है। अभी भी हिंदुस्तान में ये नियम प्रचलित है। लेकिन इन आंदोलन के जो सक्रिय कार्यकर्ता थे उन्होंने कहा कि नहीं नहीं, हम आधा नहीं, हम 2/3 लेंगे। और ये जो इनको बोलते थे अधियार और ध यार या बरगदार्स, इनका 2 पॉइंट था। पहला कि जो हम अगर जमीन जोतते हैं, ये दे वर बेसिकली द टीलर्स ऑफ लैंड। तो उन्होंने कहा कि अगर हम जमीन जोतते हैं तो हमें 2/3 भाग मिलना चाहिए और जो जमीन का स्वामी है उसे 1/3 भाग मिलना चाहिए। और इनका एक नारा और भी था कि जो हम फसल ले जाते हैं वो जमीन के स्वामी के खलिहान में न ले जाकर के मैं अपने खलिहान में ले जाऊं और उसके बाद में उस फसल का 1/3 भाग हम जमीन स्वामी को देंगे और 2/3 भाग हम लोग अपने पास रखेंगे। तो इस तरह से उन्होंने यह आंदोलन बहुत जबरदस्त जोड़ पकड़ा। इसके बाद जो सबसे महत्वपूर्ण जो आंदोलन हुआ तेलंगाना मूवमेंट आंध्र प्रदेश में 1946 में। और जैसे कि दोस्तों आप जानते हैं कि हिंदुस्तान का जो प्रिंसली स्टेट हैदराबाद था वो सबसे बड़ा प्रिंसली स्टेट था और वहाँ पर मुस्लिम अल्पसंख्यक जो उर्दू स्पीकिंग थे और जो अधिकांश जनता उनकी थी वो मराठी स्पीकिंग, तेलुगु स्पीकिंग, हिंदी स्पीकिंग। तो इन किसानों पर उनके जो मिलिट्री ट्रूपर्स या जिसको रजाकार बोलते हैं, ये बहुत ज़बरदस्त जुल्म सितम ढाते थे। और ख़ास करके जो इनका जो रेवेन्यू कलेक्टर जो देशमुख जो होता था वो अंग्रेजों पर तरह तरह के अत्याचार करता था। और इसी से व्यतीत होकर के तेलंगाना मूवमेंट उस जमाने के हिसाब से करीब 3 करोड़ लोगों को प्रभावित किया। ये सबसे बड़ा आंदोलन था हिंदुस्तान का, जहां पर कि किसानों ने जगह जगह बाजार फूके, जमींदारों के घर में आग लगाया, देशमुख लोगों को हत्या कर डाला, जो किसानों से जबरदस्त वसूली का काम करते थे, जो सूदखोर, जो मनी लेंडर्स किसानों के साथ अत्याचार करते थे, उनके जमीन मॉर्गेज करके उनको जमीन से बेदखल कर देते थे, उनके खिलाफ सख्ती से किसानों ने व्यवहार किया। बहुत सारे जमींदारों के घर भी जला दिए। तो ये आंदोलन बाद में हिंसक हो गया। जब देश आजाद हुआ और उसके बाद में जब हैदराबाद के प्रिंसली स्टेट ने आनाकानी किया और वल्लभ भाई पटेल के बाद ने जब पुलिस एक्शन हैदराबाद में किया और वहाँ उस स्टेट को हिंदुस्तान की सरकार ने अपने में मिलाया, उसके बाद से जो राजाकार का जो अत्याचार था, जो देशमुख का अत्याचार था, जो वहाँ के निजाम शाही का अत्याचार था, उससे यहाँ की जनता को बहुत ज़्यादा राहत पहुँची। तो इस तरह से दोस्तों हम देखते हैं कि हिंदुस्तान में पीजेंट रिवोल्ट, खास करके किसानों का जो विद्रोह है, वो राइट फ्रॉम द बिगिनिंग ऑफ द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी इन इंडिया शुरू हो गया। और किसान छिटपुट रूप से
हमेशा अंग्रेज सरकार के खिलाफ और उनके जो पिट्ठू जमींदार उनके खिलाफ संघर्ष करते थे। शुरू के समय में जो 1857 के पहले का जो विद्रोह था, जो किसानों के द्वारा जो विद्रोह किया गया था, और खास करके 1900 तक ये जो विद्रोह था वो टोटल लोकलाइज था। क्षेत्रीय था। और दूसरा, ये समझ नहीं पाते थे कि जो किसानों के ऊपर जो अत्याचार जो किया जा रहा है उसके लिए मूल जो कारण है वो है कॉलोनियलिज्म। लेकिन जो सामने का टारगेट होता था जमींदार और मनी लेंडर्स या कॉन्ट्रैक्टर्स, उन पर इनका गुस्सा उतरता था। और जैसे कि आपने देखा कि डेक्कन राइट्स में 1779 ईस्वी के लगभग हुआ था दंगा, उसमें उन्होंने अंग्रेज सरकार के कोई खिलाफत नहीं किया, बल्कि जो वहाँ के जो यहाँ के जो गुजराती और जो मारवाड़ी जो मनी लेंडर्स वहाँ जाते थे और उन्होंने तरह तरह के जो ऊंचे दर पर सूद जनता को देते थे, किसानों को देते थे और बाद में भारी दर पर ब्याज वसूलते थे, तो निशाना कौन था? मारवाड़ी और गुजराती। लेकिन वो ये नहीं समझ पाते थे कि इसके पीछे जो है वो ब्रिटिश औपनिवेशवाद वो जिम्मेवार है। बाद के वर्षों में 1900 ईस्वी के बाद जब राष्ट्रीय आंदोलन अपने चढ़ाव पर था, तो किसानों को भी ये बात समझ में आने लगी कि असल जो दुश्मन है वो ये जमींदार नहीं है, ये तालुकदार नहीं है, ये सूदखोर नहीं है, बल्कि ये तो केवल ब्रिटिश सरकार के एजेंट हैं। असली जो शोषक है वो है। तो इसीलिए दोस्तों आपने देखा होगा कि 20वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में विभिन्न प्रकार के किसान आंदोलन शुरू हुए और किसानों ने, जैसे ऑल इंडिया किसान सभा, उसके पहले अवध किसान सभा, उसके पहले संयुक्त प्रांत किसान सभा, और इसके अतिरिक्त विभिन्न राज्यों में, जैसे मैंने अभी बताया, पंजाब में और बिहार में, आंध्र प्रदेश में, इन राज्यों में किसानों का जबरदस्त संगठन शुरू हो गया और इन्होंने ब्रिटिश साम्राज्यवाद के असली जो कैरेक्टर था, उसके जो असली चेहरे थे, उसको उन्होंने समझ लिया था। और इसी कारण से उन्होंने जगह जगह आंदोलन किया, बंगाल में आंदोलन किया। तो दोस्तों इस तरह से हम देखते हैं कि जो 20वीं शताब्दी तक जो किसान आंदोलन लोकलाइज था, मतलब क्षेत्रीय था, जो टारगेट जमींदार, मनी लेंडर्स, कॉन्ट्रैक्टर्स या गवर्नमेंट के एजेंट्स या कोर्ट, पुलिस, ये सारे जो किसानों के दुश्मन थे और उनका मकसद यही रहता था कि कोर्ट में केस लड़ा जाए। वो फंड इकट्ठा करते थे और उसके बाद में कोर्ट में वकीलों के फीस भरते थे और केस लड़ करके वो अपनी ज़मीन को प्राप्त करते थे। लेकिन 20वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में जब राष्ट्रीय आंदोलन आगे बढ़ता गया और जब गांधी जी का नेतृत्व में देश जबरदस्त मास मोबिलाइजेशन की तरफ बढ़ा, तो किसानों में भी आत्मचेतना का संचार हुआ और उन्होंने समझा कि जब तक ब्रिटिश साम्राज्यवाद को उखाड़ कर नहीं फेंकेंगे तब तक किसानों का कल्याण नहीं हो सकता है। तो इसीलिए उन्होंने विभिन्न प्रकार के संगठन हर राज्य में स्थापित किए। अब सवाल उठता है कि इस किसान आंदोलन या रिवोल्ट का पॉजिटिव साइड क्या हुआ, माना सकारात्मक इसके रिजल्ट क्या आए। तो दोस्तों इसके सकारात्मक रिजल्ट ये आए कि देश के आज़ादी होने के बाद में सबसे पहले भारत सरकार ने जमींदारी उन्मूलन कानून लाया 1951 में, और इसके तहत में जो जमींदारों के पास में जो एडिशनल लैंड थे
वो अतिरिक्त जो भूमि थी वो किसानों में बांटा गया, वो आज तक बट रहा है। जो खेतिहर किसान थे, जिनको कि बटाईदार के रूप में जमींदारों ने या अंग्रेजी सरकार ने कन्वर्ट कर दिया था, वो अपने जमीन के मालिक हो गए। इतना ही नहीं, गवर्नमेंट ने लैंड सीलिंग एक्ट लगाया और उन्होंने कहा कि एक आदमी को, एक परिवार जो 5 आदमी का परिवार है, उसको 18 एकड़, अगर सिंचित भूमि है तो 18 एकड़ और अगर असिंचित है तो 25 एकड़, इससे ज़्यादा ज़मीन आप नहीं रख सकते। और बाकी जो ज़मीन है वो सब ज़मीन जो है ना सरकार का है। सरकार जो है संबंधित जिले को संबंधित जिले के कलेक्टर को आदेश देती है कि वो ज़मीन उसको कब्जा कर लिया जाए और उसे भूमिहीन किसानों में बांट दिया जाए, और सरकार इस तरह का काम करती रही। इसका बहुत ज़बरदस्त प्रभाव पड़ा। सरकार ने सबसे पहला कानून जमींदारी उन्मूलन एक्ट लाया था, ये याद रखने वाली बात है। तो इस तरह से कांग्रेस सरकार किस तरह से किसानों की समस्या को समझती थी और किस तरह से स्वतंत्रता आंदोलन में किसानों ने कांग्रेस के लीडरशिप के साथ में कंधे से कंधे मिलाकर के काम किया, ये सबको मालूम है, जग जाहिर है। तो दोस्तों, आज के वीडियो में मैं अपनी बात यहीं समाप्त करता हूं। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगता है तो आप ज़रूर इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और मेरा हौसला अफजाई करें। अगर आपको कोई समस्या आती है तो आप 8349750565 इस पर ज़रूर कॉल करें। हम आपके साथ हैं और आपकी सफलता मेरी सफलता है। इसी विश्वास के साथ में आज मैं अपना उद्बोधन समाप्त करता हूं। थैंक यू वेरी मच।